Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspapers, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is NK Singh suggests for moving health sector to concurrent list. NK सिंह ने सजेस्ट किया है कि मूव करना चाहिए हेल्थ सेक्टर को कॉन्क्रेट लिस्ट में, तो हम इसके बारे में पूरी तरह डिटेल्स में जानेंगे. हेल्थ शुड बी शिफ्टेड टू कॉन्क्रेट लिस्ट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन एंड डेवलपमेंटल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन डेडिकेटेड टू हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट सेटअप. 15 फाइनेंस कमीशन चेयरमैन एनके सिंह हैज सेड जो हेल्थ है उसको शिफ्ट करना चाहिए कॉन्क्रेट लिस्ट में अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन के, और जो डेवलपमेंटल फाइनेंस इंस्टीट्यूशन है जो कि डेडिकेटेड है हेल्थ केयर इन्वेस्टमेंट के लिए उसको सेटअप करना चाहिए. 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन एनके सिंह ने कहा है. अदर की रिकमेंडेशन उनके द्वारा क्या दिया गया है? ब्रिंगिंग हेल्थ इनटू द कॉन्करेंट लिस्ट वुड गिव द सेंटर ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी टू इनेक्ट रेगुलेटरी चेंजेस एंड रीइंफोर्स द ऑब्लिगेशन ऑफ ऑल स्टेक होल्डर टुवर्ड प्रोवाइडिंग बेटर हेल्थ केयर. जब हेल्थ केयर को लाया जाएगा कॉन्करेंट लिस्ट में तो इसके क्या होगा, सेंटर को ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगा इनेक्ट करने में रेगुलेटरी चेंजेस को और रीइंफोर्स करने में ऑब्लिगेशन को सारे स्टेक होल्डर के लिए प्रोवाइड करने में बेटर हेल्थ केयर को काफी मदद मिलेगा. ही हैज अर्ज्ड द गवर्नमेंट स्पेंडिंग टू एनहेंस एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ टू 2.5% ऑफ जीडीपी बाय 2025. उन्होंने अर्ज किया है गवर्नमेंट को कि जो स्पेंडिंग है हेल्थ सेक्टर में उसको इनहेंस करने की आवश्यकता है. एक्सपेंडिचर को इनहेंस करना है हेल्थ पे 2.5% कर देना है जीडीपी का 2025 तक. He said primary health care should be a fundamental commitment of all states in particular and should be allocated at least 2/3 of such spending. और उन्होंने कहा है कि जो प्राइमरी हेल्थ केयर है वो फंडामेंटल कमिटमेंट है सारे स्टेट के लिए पार्टिकुलरली, और इसको एलोकेट करना होगा एटलीस्ट 2/3 सच स्पेंडिंग का. Seventh schedule. This schedule of the Indian Constitution deal with the division of power between union government and state government. जो 7th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये डील करता है डिवीजन ऑफ पावर से यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में. इट डिफाइंस एंड स्पेसिफाई द एलोकेशन ऑफ पावर एंड फंक्शन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट. इट कंटेन 3 लिस्ट. ये डिफाइन करता है स्पेसिफाई करता है जो एलोकेशन ऑफ पावर और फंक्शन है यूनियन और स्टेट के बीच में. ये कंटेन करता है 3 लिस्ट. 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट है. कौन कौन से? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट. यूनियन लिस्ट, it is a list of 98 originally 97 number item as provided in the 7th schedule. ये लिस्ट है 98 ओरिजिनली 97 था नंबर आइटम है इसके अंतर्गत जो कि प्रोवाइड किया गया है 7th शेड्यूल में. द यूनियन गवर्नमेंट और पार्लियामेंट ऑफ इंडिया हैज एक्सक्लूसिव पावर टू लेजिस्लेट ऑन मैटर रिलेटिंग टू दिस आइटम. और जो यूनियन गवर्नमेंट या पार्लियामेंट है भारत के उनका एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेट करने में इस मैटर को जो कि रिलेटेड है इस आइटम से. स्टेट लिस्ट, इट इज अ लिस्ट ऑफ 59 ओरिजिनली 66 आइटम. ये लिस्ट है 59 जो कि ओरिजिनली 66 आइटम थे स्टेट लिस्ट में. The respective state government have exclusive power to legislate on matter relating to this item. जो रेस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट है उनके पास एक्सक्लूसिव पावर है लेजिस्लेट करने में इस मैटर से जो कि रिलेटेड है स्टेट लिस्ट से. Concurrent list. There are 52 originally 47 item currently in the list. This include item which are under the joint domain of union as well as the respective state. जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें 52 आइटम है. ओरिजिनली इसमें 47 थे इस लिस्ट में. ये जो आइटम्स है वो इंक्लूड करते हैं जिसमें डोमेन होता है यूनियन साथ साथ रेस्पेक्टिव स्टेट का, यानी दोनों मिलकर करते हैं. हेल्थ केयर इन इंडिया, जो हेल्थ केयर है भारत में. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज इनकॉर्पोरेटेड द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द स्टेट इन इंश्योरिंग बेसिक न्यूट्रिशन, बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, पब्लिक हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर, स्पेशल प्रोविजन फॉर डिसेबल पर्सन एंड अदर वेल्थ स्टैंडर्ड विच वर डिस्क्राइब अंडर आर्टिकल 39, 41, 42 एंड 47 इन द डीपीएसपी. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने इनकॉर्पोरेट किया है जो रिस्पांसिबिलिटी है स्टेट का इंश्योर करने के लिए बेसिक न्यूट्रिशन, बेसिक स्टैंडर्ड लिविंग का, पब्लिक हेल्थ, प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर, स्पेशल प्रोविजन है डिसेबल पर्सन के लिए और अदर हेल्थ स्टैंडर्ड को जिसको कि डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 39, 41, 42, 47 में डीपीएसबी के. आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रोवाइड फॉर द राइट ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी एंड इज अ फंडामेंटल राइट. तो आर्टिकल 21 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये प्रोवाइड करता है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो कि फंडामेंटल राइट है. पब्लिक हेल्थ कम्स अंडर द स्टेट लिस्ट. पब्लिक हेल्थ आता है स्टेट लिस्ट के अंतर्गत. India's expenditure on healthcare has shot up substantially in the past few years. It is still very low in comparison to the peer nation at approx 1.28% of the GDP. इंडिया का जो एक्सपेंडिचर है हेल्थ केयर में वो बढ़ा है सब्सटेंशियली पास्ट फ्यू ईयर पे, लेकिन उसके बाद भी ये काफी कम है अगर हम इसको कंपेयर करें पीर नेशन से. तो अभी सिर्फ अप्रोक्स 1.28% है जीडीपी का जो कि हेल्थ केयर सेक्टर में कंट्रीब्यूट किया जाता है, यूज किया जाता है. ये आप देख सकते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन, कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट जो है. तो यूनियन लिस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का पावर होता है उस पर लॉ बनाने का, जैसे कि डिफेंस, बैंकिंग, करेंसी, फॉरेन अफेयर, कम्युनिकेशन, इस टाइप के सेक्टर. स्टेट लिस्ट उसमें स्टेट गवर्नमेंट का पावर होता है लॉ बनाने का,
जैसे पुलिस, ट्रेड, एग्रीकल्चर, इरिगेशन, और कॉन्करेंट लिस्ट दोनों मिल के करते हैं, वह दोनों के पास पावर होता है, जिसमें दोनों मिल के लॉ बनाते हैं, जैसे एजुकेशन हो गया, फॉरेस्ट हो गया, ट्रेड हो गया, मैरिज हो गया, एडॉप्शन हो गया, सक्सेशन हो गया, एंड सो ऑन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996। तो हम जानेंगे बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर एक्ट 1996 के बारे में। इट वाज इनेक्टेड टू रेगुलेट द एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ सर्विस ऑफ दिस वर्कर एंड टू प्रोवाइड फॉर देयर सेफ्टी, हेल्थ एंड वेलफेयर मेजर। इसको इनेक्ट किया गया था ताकि रेगुलेट किया जा सके एम्प्लॉयमेंट और कंडीशन ऑफ सर्विस को इन वर्कर का, और उनको प्रोवाइड किया जा सके सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर मेजर्स। Under the Act, the state government through the State Welfare Board are mandated to frame and implement welfare scheme for construction worker। इस एक्ट के अंतर्गत जो स्टेट गवर्नमेंट होंगे, स्टेट वेलफेयर बोर्ड के अंतर्गत मैंडेट करते हैं कि वो फ्रेम करेंगे, इंप्लीमेंट करेंगे वेलफेयर स्कीम को कंस्ट्रक्शन वर्कर के लिए। द फंड अंडर द लेजिस्लेशन कंप्राइज द सेस एट 1% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विच इज लिवाइड एंड कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड रेमिटेड टू द वेलफेयर फंड। जो फंड होगा लेजिस्लेशन के अंतर्गत वो कंप्राइज करेगा, सेस होगा 1% का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, जो कि लगाया जाएगा, कलेक्ट किया जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा और रेमिट किया जाएगा वेलफेयर फंड के लिए। सेस होता क्या है? अ सेस इज लिवाइड ऑन द टैक्स पेएबल एंड नॉट ऑन द टैक्सेबल इनकम। इन अ सेंस फॉर द टैक्स पेयर इट इज इक्विवेलेंट टू अ सरचार्ज ऑन टैक्स। जो सेस है वो लगाया जाता है टैक्स पेएबल के ऊपर, ना कि टैक्सेबल इनकम के ऊपर। एक सेंस में क्या होता है, तो जो टैक्स पेयर है ये इक्विवेलेंट होता है उनके लिए सरचार्ज के तौर पर टैक्स पे। Assets can levied on both direct and indirect tax. The revenue obtained from income tax, corporation tax and indirect tax can be allocated for various purpose। जो सेस है उसको लगाया जा सकता है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों टैक्सेस पे। जो रेवेन्यू ऑब्टेन किया जाएगा इनकम टैक्स, कॉर्पोरेशन टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स से, उसको एलोकेट किया जाता है वेरियस पर्पज के लिए। The proceeds of all taxes and cess are credited in the consolidated fund of India and account of government of India। जो प्रोसीड होता है सारे टैक्सेस और सेस का, इसको क्रेडिट किया जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पे, जो कि एक अकाउंट होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का। ये न्यूज में आया क्यों? द सेंटर हैज ऑर्डर्ड स्टेट वेलफेयर बोर्ड फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर नॉट टू डिस्ट्रीब्यूट हाउस होल्ड एंड अदर आर्टिकल टू वर्कर एंड इंस्टेड स्टिक टू ट्रांसफरिंग मनी असिस्टेंट इनटू देयर बैंक अकाउंट। सेंटर ने ऑर्डर किया है स्टेट वेलफेयर बोर्ड फॉर बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करे हाउस होल्ड और अदर आर्टिकल्स वर्कर को, इसके जगह वो ट्रांसफर करे मॉनेटरी असिस्टेंट उनके बैंक अकाउंट में। The building and other construction worker board are meant to carry out welfare activity for worker from the cess on construction collected by state। और जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड है, इसका काम था कैरी करना वेलफेयर एक्टिविटी को वर्कर के लिए जो सेस मिलता है उससे, और कंस्ट्रक्शन कलेक्टिव जो कि किया गया स्टेट के द्वारा। तो बैकग्राउंड हम समझ ले। द बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर आर द मोस्ट वल्नरेबल सेगमेंट ऑफ द अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर वर्कर इन इंडिया। दे वर्क अंडर द एग्रेवेटिंग कंडीशन विद अनसर्टेन फ्यूचर। A large chunk of them are migrant labor working in different states far away from their native places. They play a significant role in the nation building yet find themselves on the margin of society। जो बिल्डिंग और अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर है, ये सबसे ज्यादा वल्नरेबल सेगमेंट है अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के भारत में। ये वर्क करते हैं एग्रेवेटिंग कंडीशन में, इनका अनसर्टेन फ्यूचर होता है। जो लार्ज चंक ऑफ देम है वो माइग्रेंट लेबर होते हैं जो कि वर्क करते हैं अलग अलग स्टेट में अपने नेटिव प्लेसेस से। ये प्ले करेगा एक सिग्निफिकेंट रोल के रूप में नेशन बिल्डिंग का, प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल के रूप में नेशन बिल्डिंग में। उसके बावजूद भी क्या है, वो मार्जिन में आते हैं सोसाइटी के, तो इसको उनको प्रोटेक्ट करने के लिए इस एक्ट को लाया गया है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा चिल्का लेक। तो इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है, जानेंगे। द चिल्का लेक इन ओडिशा, एशिया लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक, वाज वंस पार्ट ऑफ बे ऑफ बंगाल। A study by the Marine Archaeology Department of the National Institution of Oceanography Goa has found। जो चिल्का लेक है ओडिशा में, तो कहाँ पे चिल्का लेक है ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। एशिया का ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। ये पार्ट था बे ऑफ बंगाल का, जो एक स्टडी कंडक्ट किया गया था मैराइन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के द्वारा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियोनोग्राफी गोवा के द्वारा। उनका कहना है चिल्का लेक, चिल्का लेक इज ए ब्रैकिश वाटर लगून स्प्रेड ओवर द पुरी, खुर्दा एंड गंजम डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। जो चिल्का लेक है ये ब्रैकिश वाटर लगून है जो कि स्प्रेड किया है पुरी, खुर्दा और गंजम डिस्ट्रिक्ट में ओडिशा के। It is located at the mouth of Daya River flowing into the Bay of Bengal covering an area of over 1100 किलोमीटर। ये लोकेटेड है माउंट ऑफ दया रिवर के पास, जो कि फ्लो करता है बे ऑफ बंगाल में, कवर करता है एरिया 1100 किलोमीटर का। इट इज द लार्जेस्ट कोस्टल लगून इन इंडिया एंड द लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून इन द वर्ल्ड आफ्टर द न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ। ये लार्जेस्ट कोस्टल लगून है भारत का और लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लगून है वर्ल्ड का न्यू कैलेडोनियन बैरियर रीफ के बाद। इट हैज बीन लिस्टेड रामसर साइट एज वेल एज टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। इसको लिस्ट किया गया रामसर साइट में भी, साथ साथ टेंटेटिव यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में।
इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ था? द प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ चिलिका लेक माइट हैव बिगन इन द लेटर पार्ट ऑफ द प्लीस्टोसिन एपॉक अराउंड 20,000 ईयर अगो। जो प्रोसेस था फॉर्मेशन का चिल्का लेक का, वो स्टार्ट हुआ होगा लेटर पार्ट में प्लीस्टोसिन एपॉक के अराउंड 20,000 ईयर अगो। इंडियाज पेनिनसुलर रिवर महानदी कैरीड ए हेवी लोड ऑफ सिल्ट एंड डम्प्ड पार्ट ऑफ इट एट द डेल्टा। जो इंडिया के पेनिनसुलर रिवर महानदी है वो कैरी करता है हैवी लोड को और सिल्ट को, और इसको डंप किया होगा डेल्टा के फॉर्म पे। एज द सेडिमेंट लेडन रिवर मेड द बे ऑफ बंगाल, सैंड बार्स वर फॉर्म नियर इट माउथ। जो सेडिमेंट लेडन रिवर थे वो मिले थे बे ऑफ बंगाल पे, सैंड बार बने थे माउथ के पास। This created a backflow of the sea water into the sluggish fresh water at the estuary, resulting in the huge blackwater lake. इसके कारण एक ब्लैक फ्लो क्रिएट हो गया होगा सी वाटर पे, इसके कारण जो स्लगिश फ्रेश वाटर estuary बना, इसके कारण जो ह्यूज ब्रैकिश वाटर लेक का क्रिएशन हुआ। Marine archaeology studies on the Orissa coast clearly show that Chilka once acted as a safe harbor for cargo ship bound for Southeast Asia and other part of the world. और मैराइन आर्कियोलॉजिकल स्टडी जो था वो बताता है कि जो ओडिशा कोस्ट में क्लियरली ये शो कर रहा है कि चिल्का जो था वो एक बार एक्ट कर रहा था वंस सेफ हार्बर के तौर पे कार्गो शिप के लिए, जो कि बाउंडेड है साउथ ईस्ट एशिया से और अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड से। ये आप देख सकते हैं लोकेशन चिल्का लेक का। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा साउथ चाइना सी। तो हम जानेंगे साउथ चाइना सी के बारे में क्यों न्यूज में आया है। रिसेंटली द फिलीपीन मिलिट्री हैज ऑर्डर्ड द डिप्लॉयमेंट ऑफ मोर नेवल शिप टू द साउथ चाइना सी एमिड अ ग्रोइंग डिप्लोमेटिक रो और अ फ्लीट ऑफ चाइनीज बोट पार्क नियर अ डिस्प्यूटेड रिफ रीड बैंक। अभी हाल ही में फिलीपीन मिलिट्री ने ऑर्डर किया है डिप्लॉय करने का मोर नेवल शिप को साउथ चाइना सी पे, क्योंकि ग्रो किया है डिप्लोमेटिक रो फ्लीट ऑफ चाइनीज बोट के कारण, जो कि पार्क है डिस्प्यूटेड रिफ में रीड बैंक के। साउथ चाइना सी डिस्प्यूट, जो साउथ चाइना सी डिस्प्यूट है वो है क्या? इट इज अ डिस्प्यूट ओवर टेरिटरी एंड सॉवरेनिटी ओवर ओशियन एरियाज एंड द पार्सल एंड द स्पार्टिल टू आइलैंड चेन क्लेम्ड इन होल और इन पार्ट बाय अ नंबर ऑफ कंट्रीज। ये एक डिस्प्यूट है टेरिटरी को लेके, सॉवरेनिटी को लेके, ओशियन एरियाज का, और पार्सल और स्पार्शियल दो आइलैंड चेन है जिसको कि क्लेम किया जाता है होली या पार्ट में नंबर ऑफ कंट्रीज के द्वारा। Alongside the fully fledged island, there are dozen of rocky outcrops, atolls, sandbanks and reefs such as Scarborough Shoal. साथ साथ जो फुली फ्लेज आइलैंड है उसके अलावा दर्जन ऑफ रॉकी आउटक्रॉप्स है, एटॉल है, सैंडबैग्स है, रीफ है, जैसे कि आपका स्कारबोरो शोल हो गया। इन सब इन सबको क्लेम किया जा रहा है अदर कंट्रीज के द्वारा, इस कारण डिस्प्यूट अराइज हो चुका है। Beijing often invokes the so-called 9-dash line to justify its apparent historic right over most of the South China Sea part, of which are also claimed by Taiwan, Malaysia, Philippines and Brunei. बीजिंग जो है वो ओपन इन्वोक करता है सो कॉल्ड 9-dash लाइन को जस्टिफाई करने के लिए अपने अपरेंट हिस्ट्रिक राइट को मोस्ट ऑफ द साउथ चाइना सी के पार्ट में, जबकि वो पार्ट जो है क्लेम किया जा रहा है अदर कंट्रीज ताइवान, मलेशिया, फिलीपींस एंड ब्रूनी के द्वारा भी। China has ignored a 2016 International Tribunal decision that declared its assertion as without basis. चाइना इग्नोर कर रहा है 2016 के इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल के डिसीजन को, जो कि डिक्लेयर कर रहा है इसके असर्शन को बिना कोई बेसिस के। हु क्लेम व्हाट, जो अलग अलग कंट्रीज क्लेम कर रहे हैं, तो कौन सा कंट्री क्या क्लेम कर रहा है? China, it claimed by far the largest portion of the territory and area defined by the 9-dash line, which stretches hundreds of miles south and east from its most southerly province of Henan. चाइना जो है क्लेम कर रहा है लार्जेस्ट पोर्शन टेरिटरी का, जो एरिया डिफाइन किया गया 9-dash लाइन से, जो कि स्ट्रेच कर रहा है 100 of miles साउथ तक और ईस्ट के मोस्टली साउथर्न प्रोविंस ऑफ हेनिन तक। वियतनाम, it holds dispute China historical account, saying China had never claimed sovereignty over the island before the 1940. Vietnam said it has actively ruled over both the partial and partial since the 17th century and had the document to prove it. वियतनाम का कहना है कि वो जो है चाइना डिस्प्यूटेड हिस्टोरिकल अकाउंट जो है चाइना कभी भी क्लेम नहीं किया है सॉवरेनिटी आइलैंड के ऊपर 1940 के पहले। वियतनाम का मानना है कि एक्टिवली वियतनाम रूल कर रहा था दोनों पार्सल और स्पेशल आइलैंड पर 17th सेंचुरी से, और उसके पास डॉक्यूमेंट है इसको प्रूव करने के लिए। Philippines, both the Philippines and China lay claim to the Scarborough Shoal, known as Huangian Island in China, a little more than 100 miles from the Philippines and 500 miles from China. दोनों ही फिलीपींस और चाइना क्लेम कर रहे हैं स्कारबोरो शोल, जिसको कि हुआंगियन आइलैंड के भी नाम से चाइना में जाना जाता है, जो कि लिटिल मोर है 100 माइल्स है फिलीपींस से और 500 माइल्स दूर है चाइना से, यानी फिलीपींस के ज्यादा करीब है। Malaysia and Brunei, they lay claim to territory in the South China Sea that they falls within their economic exclusive zone as defined by UNCLOS, the United Nations Convention on the Law of Sea. Brunei does not claim any of the disputed island, but Malaysia claim a small number of islands in this partial.
वो दोनों जो है वो क्लेम करता है टेरिटरी को साउथ चाइना सी पे, जो फॉल करता है विद इन देयर इकोनॉमिक एक्सक्लूसिव जोन पे, जिसको कि डिफाइन किया गया है यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी के द्वारा। ब्रूनी नहीं क्लेम कर रहा है कोई भी डिस्प्यूटेड आइलैंड को, लेकिन मलेशिया जो है वो क्लेम करता है स्मॉल नंबर ऑफ आइलैंड को स्पार्शियल पे। ये आप देख सकते हैं जो आइलैंड क्लेम किया जा रहा है पूरा आप देख सकते हैं, चाइना, मलेशिया, वियतनाम, ब्रूनी, फिलीपींस, ताइवान के द्वारा कौन कौन किस किस टेरिटरी को क्लेम कर रहा है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। तो हम जानेंगे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल के बारे में। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KRAS, अ प्राइवेट मैन्युफैक्चरर ऑफ एडवांस वेपन सिस्टम, विल डिलीवर 1000 मिड सेक्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टू इंडियन आर्म फोर्स। जो कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम KRAS है, एक प्राइवेट मैन्युफैक्चरर है एडवांस वेपन सिस्टम का। ये डिलीवर करेगा 1000 मिड सेक्शन मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इंडियन आर्म फोर्सेस को। MRSAM of KRAS has a range of more than 70 किलोमीटर। जो MRSAM है क्रास का, उसका रेंज है more than 70 किलोमीटर का। It has the ability of direct hit and its accuracy is so perfect that a flying aircraft on 1 or 2 or 2 max plus can be picked up and hit directly rather than at proximity distance as such। इसका एबिलिटी जो है डायरेक्ट हिट का और जो एक्यूरेसी है इतना ज्यादा परफेक्ट है कि जो फ्लाइंग एयरक्राफ्ट है 1 या 2 मैक्स प्लस का, उसको भी ये पिक कर लेता है और हिट कर देता है डायरेक्टली बिना प्रॉक्सिमिटी डिस्टेंस के। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन वेपन सिस्टम विद द इजरायली डिफेंस फोर्सेस, इंडियन फोर्सेस एंड मेनी अदर कंट्रीज। ये वन ऑफ द मोस्ट प्रूवन वेपन सिस्टम है इजरायली डिफेंस फोर्स, इंडियन फोर्स और मेनी अदर कंट्रीज का। स्पाइस 2000 बम, हम स्पाइस 2000 बम के बारे में भी जानेंगे। स्पाइस 2000 बम वेयर द वेरी फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम। जो स्पाइस 2000 बम था वो फर्स्ट प्रोडक्ट था कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम का, KRAS का। इट वॉज यूज बाय इंडियन एयरफोर्स टू स्ट्राइक टेरर कैंप इन पाकिस्तान बालाकोट इन 2019। इसको यूज किया गया था इंडियन एयरफोर्स के द्वारा स्ट्राइक करने के लिए टेरर कैंप पे पाकिस्तान बालाकोट के एयर स्ट्राइक के समय 2019 पे। Spice 2000 Big Boy, Spice 1000 and Spice 250 Small Boy have an electro-optic seeker that makes it an intelligent weapon system। जो Spice 2000 है जिसको कि Big Boy भी कहते हैं, Spice 1000 और Spice 250 जिसको Small Boy कहते हैं, उसमें इलेक्ट्रो-ऑप्टिक सीकर है जो कि इसको एक इंटेलिजेंट वेपन सिस्टम बनाता है। This bomb is already a proven technology and inducted in the Indian Defence Forces for the last few years। ये जो बॉम्ब है इसने प्रूव किया है अपने टेक्नोलॉजी को और इसको इंडक्ट किया गया है इंडियन डिफेंस फोर्सेस में लास्ट फ्यू ईयर से। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। दिस आर आवर सोशल मीडिया लिंक, फ्रॉम हियर ऑल्सो यू कैन स्टे कनेक्टेड विथ अस एंड गिव अस योर वैल्यूएबल फीडबैक। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।